जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप रिवीजन होने वाला है। एकदम सही कहा आपने। आज हमारा फोकस किसी लंबी चौड़ी कहानी पर नहीं, बल्कि सीधे फैक्ट्स, डेटा और उन महत्वपूर्ण वर्षों पर होगा जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को नेशनल इनकम से लेकर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस तक तेजी से डिकोड करना। बिल्कुल। और मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई ऑडियो टेक्स्ट बुक नहीं है। हम इसे एक स्मार्ट और एंगेजिंग स्टडी सेशन रखेंगे। एग्जैक्टली। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश कमाता कितना है ना? और इसे मापने के लिए जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, पर यहाँ पर ना अक्सर जीडीपी और जीएनपी के बीच एक कंफ्यूजन बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि लोग रटने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है दो शब्दों पर फोकस करना, भौगोलिक सीमा और नागरिकता। अच्छा। हाँ, जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो सारा खेल बाउंड्री का है। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी है। मतलब चाहे वो उत्पादन कोई भारतीय कर रहा हो या कोई विदेशी कंपनी। एग्जैक्टली। मान लीजिए दक्षिण कोरिया की कोई मोबाइल कंपनी नोएडा में अपनी फैक्ट्री लगाकर फोन बना रही है, तो चूंकि वो भारत की जमीन पर बन रहा है, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा। बिल्कुल, भले ही वो मुनाफा कोरिया ले जाए। अब इसके ठीक उलट है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है? जीएनपी में बाउंड्री कोई मायने नहीं रखती। यहां मायने रखती है सिर्फ नागरिकता। भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया कुल उत्पादन जीएनपी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अरे वाह! इसका मतलब अगर कोई भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में बैठकर काम कर रहा है और पैसे भारत भेज रहा है, तो वो भारत के जीएनपी का हिस्सा होगा, लेकिन हमारी जीडीपी का नहीं। बहुत क्लियर है। बाउंड्री वर्सेस पासपोर्ट। अब एक और फॉर्मूला है जो अक्सर एग्जाम में आता है, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे निकालने के लिए ना जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। पर मैं सोच रही थी, अगर हम कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो इस मूल्यह्रास को घटाया क्यों जाता है? क्या इसे किसी मशीन की घिसाई से समझ सकते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, जब कोई देश उत्पादन करता है तो फैक्ट्रियां चलती हैं, मशीनें इस्तेमाल होती हैं। अब समय के साथ ये चीजें घिसती भी तो है ना। हाँ, एक नई मशीन और पुरानी मशीन तो सेम काम नहीं करेगी। एकदम। उस टूट फूट की मुरम्मत के लिए जो खर्च आता है या उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसी को अर्थशास्त्र में डिप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर देश ने 100 रुपए कमाए लेकिन 10 रुपए की मशीन घिस गई, तो असली और शुद्ध कमाई 90 रुपए ही मानी जाएगी। बिल्कुल, यही एनएनपी है, अर्थव्यवस्था की शुद्ध कमाई। और जब हम इस नेशनल इनकम को देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। सही कहा। पर ये सारे आंकड़े निकालता कौन है? हवा में तो नहीं बनते होंगे। नहीं, इसके लिए एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, बेस ईयर या आधार वर्ष। अभी एनएसओ का बेस ईयर 2011-12 है। 2011-12, लेकिन अर्थव्यवस्था को इतने पुराने साल से क्यों नापते हैं? महंगाई के असर को हटाने के लिए। देखिए, अगर देश ने पिछले साल 10 रुपए के 100 पेन बनाए तो जीडीपी 1000 रुपए हुई। अब इस साल भी 100 ही पेन बने, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन पेन 15 रुपए का हो गया, तो जीडीपी तो 1500 रुपए दिखेगी। एग्जैक्टली। कागज पर लगेगा 50% ग्रोथ हो गई, पर असल में तो सिर्फ महंगाई बढ़ी है। तो ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई असल में कमाई की वैल्यू को कम कर देती है। बिल्कुल। और इसे मापने के लिए दो बहुत पॉपुलर इंडेक्स हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। हाँ, डब्ल्यूपीआई थोक बाजार की महंगाई नापता है, जहां सर्विसेज शामिल नहीं होती। पर आम इंसान तो थोक बाजार नहीं जाता ना। इसीलिए आम जनता और सरकार के लिए सीपीआई सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कंज्यूमर लेवल पर महंगाई मापता है और इसमें सामान के साथ साथ सेवाएं यानी सर्विसेज भी शामिल होती हैं। अच्छा, और इसके कारण क्या होते हैं? मतलब एग्जाम में अक्सर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पूछा जाता है। बहुत सिंपल है। डिमांड पुल मतलब बाजार में अचानक मांग बढ़ गई पर सप्लाई कम है। ज्यादा लोग एक ही चीज खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला रेट बढ़ा देता है। जैसे किसी इलाके में नया आईटी पार्क बने तो वहां घरों का किराया अचानक बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। मांग ने कीमतों को पुल कर लिया।
यानी खींच लिया, और दूसरा है कॉस्ट पुश। तो इसमें लागत बढ़ जाती होगी। हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएं तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। अब माल ढुलाई महंगी होगी तो हर चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। यानी लागत ने कीमतों को ऊपर पुश कर दिया। बिल्कुल, और भारत में इस महंगाई को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी है MPC की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। सही। और इनका टारगेट बहुत क्लियर है, महंगाई को 4% के करीब रखना, जिसमें +-2% की छूट है। मतलब 2 से 6% के बीच। हाँ। तो अब महंगाई की बात उठी है तो इसे कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था RBI की बात आना स्वाभाविक है। बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935। और जब भी RBI की बात आती है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो हमेशा न्यूज में रहते हैं। हाँ, ये दोनों टूल्स हैं मार्केट से पैसा सोखने या छोड़ने के। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पे RBI बैंकों को लोन देता है। तो अगर महंगाई ज्यादा है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देगा। एकदम। रेपो रेट बढ़ा तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, वो आगे कस्टमर को भी महंगा लोन देंगे, लोग कम लोन लेंगे, खर्च कम करेंगे और मांग घट जाएगी। और मांग घटते ही महंगाई नीचे आ जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा करता है। हाँ, वो दर जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा RBI के पास रखते हैं। अगर RBI चाहता है कि बैंक मार्केट में पैसा ना बांटें तो वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। अब यहाँ ना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मिथ वर्सेस फैक्ट सेक्शन आना चाहिए। अक्सर लोग CRR और SLR को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अरे हाँ, ये बहुत कॉमन है। सबको लगता है दोनों ही रिजर्व हैं तो सेम काम करते होंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए, CRR है कैश रिजर्व रेशियो। ये वो कैश है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से सीधे RBI के पास रखना होता है। मतलब ये पैसा RBI की तिजोरी में लॉक हो गया, इस पे बैंक को कोई ब्याज भी नहीं मिलता। बिल्कुल। जबकि SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रिजर्व है जो बैंकों को अपने ही पास रखना होता है। ओहो। हाँ, और ये सिर्फ कैश में नहीं बल्कि गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में भी रखा जा सकता है। मतलब CRR RBI के पास और SLR बैंक के अपने पास। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये। एकदम। अच्छा, अब देश के अंदर पैसे के मैनेजमेंट की बात हो ही रही है तो टैक्स को कैसे भूल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, अप्रत्यक्ष कर। इससे पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। GST ने वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम बना दिया। बिल्कुल, जिसमें CGST केंद्र के लिए है, SGST राज्य के लिए, और 2 राज्यों के बीच व्यापार हो तो IGST की बात। लेकिन व्यापार तो बाहर भी होता है ना। बिल्कुल, एक्सटर्नल सेक्टर। तो देश का बाहरी दुनिया से जो भी व्यापार या लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड कहाँ रहता है? उसे कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है करंट अकाउंट। इसमें रोजमर्रा का व्यापार यानी सामान और सेवाओं का आयात निर्यात आता है। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसमें निवेश और देनदारी आती है। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में FDI यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे या सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले। अच्छा, तो जब हम विदेश से व्यापार करते हैं तो अक्सर रुपयों की वैल्यू गिरने की बात आती है। यहाँ से ना एग्जाम का सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, एक्सचेंज रेट का सवाल। हाँ, क्योंकि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। दोनों का मतलब मुद्रा का कमजोर होना है, पर फर्क क्या है? बहुत बड़ा तकनीकी फर्क है। देखिए, डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास एक नेचुरल मार्केट प्रोसेस है। मतलब इसमें सरकार कुछ नहीं करती। एकदम नहीं। ये पूरी तरह से बाजार की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर है। अगर डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपया अपने आप कमजोर हो जाएगा। और डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है, जब सरकार या सेंट्रल बैंक किसी पॉलिसी के तहत अपनी मुद्रा की वैल्यू कम कर दे। पर कोई सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी क्यों गिराएगी? अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, जब रुपया कमजोर होगा तो विदेशों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाएगा ना। 1991 के संकट के समय भारत ने यही किया था। ओहो, ये तो बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। अब विदेशी व्यापार से वापस अपनी जड़ों की तरफ आते हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। बिल्कुल। और जब कृषि की बात होती है तो कई क्रांतियों के नाम आते हैं, जैसे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s के दशक में MS स्वामीनाथन इसके जनक थे। इसमें हाई यील्डिंग बीजों से मेनली गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया था।
फिर आई श्वेत क्रांति, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया, और नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से जुड़ी है। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली। ये ऐसी बेरोजगारी है जो दिखती नहीं है। मतलब? मान लीजिए खेत है जहां 100 बोरी गेहूं उगाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। ठीक है। लेकिन उस किसान के परिवार में 5 लोग हैं और उनके पास कोई और काम नहीं है, तो वो पांचों उसी खेत में लग जाते हैं। पर 5 लोगों के काम करने से भी खेत का साइज तो वही रहेगा, उत्पादन भी 100 बोरी ही होगा। बिल्कुल। उन एक्स्ट्रा 3 लोगों के जुड़ने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। अरे बाप रे, मतलब वो काम करते दिख रहे हैं पर असल में बेरोजगार हैं। हाँ, और यही ग्रामीण गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। और गरीबी को मापने के लिए भी तो कई समितियां बनी है ना, जैसे तेंदुलकर समिति और 2014 की रंगराजन समिति। सही। इन्होंने खर्च और उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा तय की, और अगर रोजगार का डेटा चाहिए तो एनएसओ का पीएलएफएस सर्विस सबसे अहम है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हाँ। लेकिन देखिए ना, सिर्फ जीडीपी या कमाई से तो हम ये नहीं कह सकते कि देश असल में विकसित हो रहा है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए 1990 में यूएनडीपी ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, इसमें इंसान को केंद्र में रखा गया। इसके 3 पैमाने हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन यानी शिक्षा, और इनकम। ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच है। तो अब वक्त है आज के सबसे अहम डेटा हाईलाइट सेक्शन का। सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स को एक साथ क्रोनोलॉजी में सेट करते हैं। चलिए, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। तो मैं शुरू करती हूँ। 1935 में आरबीआई बना, और 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, और 1991 में आए एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, और 2011 में भारत की आखिरी पूर्ण जनगणना यानी सेंसस हुआ। 2015 में नीति आयोग आया, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, और 2017 में जीएसटी लागू हुआ। वाओ, ये क्रोनोलॉजी याद रही तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली। तो अब एपिसोड को मेरा मतलब है इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले चलिए एक रैपिड रिवीजन समरी करते हैं। सुपर 15 फैक्ट्स बूस्टर। बिल्कुल। मैं बोलूंगी इंडिकेटर और आप बताएंगे उसका कीवर्ड। रेडी? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई, 1935, जीएसटी, 2017 इनडायरेक्ट टैक्स, एमपीसी, 4% टारगेट, एचडीआई, 1990 हेल्थ एजुकेशन इनकम, डब्ल्यूटीओ, 1995 सीपीआई, कंज्यूमर लेवल महंगाई, रेपो, बैंकों को लोन, बीओपी विदेशी लेन देन, और एफडीआई। कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, ये रैपिड रिकैप बहुत काम आएगा। हाँ हाँ,